और कौन आ गया है? फटाफट हाय हेलो जय हिंद, जो भी आपको लिखना हो लिख के बताइए मुझे। हाँ हिमांशी जी आप भी आ गए, चलो ठीक। तो कल हम लोगों ने क्या देखा था? आधुनिक एग्रीकल्चर में किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ था, कौन कौन से ईयर में कौन कौन से अचीवमेंट हुए थे, कौन कौन सी नई नई चीज़ों की खोज हुई थी। ठीक है, सभी को वॉइस वीडियो क्लियर आ रहा है? स्टार्ट करें क्लास। हाँ, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूं, जिसके बाद में हम जो है इसको कंटिन्यूअस करेंगे। तो पेन और कॉपी, मेरी क्लास में हमेशा आप जो है ना पेन और कॉपी लेके बैठें। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। पेन और कॉपी लेके बैठेंगे तो आपका जो है याद करने की जो क्षमता है वो 4 टाइम मोर, 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखें। और कई सारी चीज़ें हम लोग बीच में ऐसी देखते हैं जो आपको इधर उधर कहीं नहीं मिलेगी, या फिर आप ढूंढते रहो इधर उधर बुक्स में, तो बहुत समस्या आएगी। तो आप उन चीज़ों को नोट कर लिया करो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आप सभी को पता है ये क्या है? 2,4-D क्या है? 2,4-D क्या है? एक हर्बिसाइड है ना? ये क्या है? एक हर्बिसाइड है भैया, हर्बिसाइड है, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं? वीडी साइड। क्लियर? क्या बोल सकते हैं? वीडी साइड है, सभी को पता? तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इससे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस पूछे आते हैं, पहले तो इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्या है फुल फॉर्म? तो मैं यहां लिखता हूं 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्या है? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। हो गया क्लियर? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, ये आपको बहुत रिसर्च करोगे तब जाके आपको जो है ये क्लियर होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखो 2,4-D एक हर्बिसाइड है, वीडीसाइड है, बट यहां पर ध्यान रखना 3 चीजें देखेंगे हम। क्लियर? इसको जो है हार्मोन के रूप में, किस रूप में? हार्मोन के रूप में खोजा। किसने खोजा? क्लियर? एज अ हार्मोन डिस्कवर्ड बाय आर पोकोर्नी। किसने खोजा था? आर पोकोर्नी ने खोजा था इसको। किसने? आर पोकोर्नी। क्लियर? इसको खोजा था कब? 1941 में। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखना। 2,4-D जो है, हाँ ध्यान रखना, 2,4-D जो है सबसे पहले जो खोजा गया था वो हार्मोन के रूप में खोजा गया था। क्लियर? ये क्या है? एक ऑक्सीन, सिंथेटिक ऑक्सीन हार्मोन के रूप में इसको काउंट किया जाता है। किस रूप में? सिंथेटिक ऑक्सीन हार्मोन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जब हम इसकी कम मात्रा लेते हैं, मतलब लेस देन 50 ppm, 50 ppm से अगर हम इसका कम उपयोग करते हैं तब यह हार्मोन के रूप में उपयोग होता था। तो हार्मोन के रूप में इसको खोजा था आर पोकोर्नी ने 1941 में। उसके बाद ये वीडीसाइड के रूप में कैसे आया? तो ध्यान रखना भैया, ये खरपतवार नाशी के रूप में, खरपतवार नाशी के रूप में। क्लियर? इसको किसने खोजा था? इसको खोजा था जीमरमैन और हिचकॉक ने। किसने खोजा था इसको? इसको खोजा था जीमरमैन और हिचकॉक ने। क्लियर? तो एज ए वीडीसाइड ये जो खोजा गया था, इसको किसने खोजा था? जीमरमैन और हिचकॉक ने। कब खोजा था इसको? 1942 में। 1942 में जीमरमैन और हिचकॉक ने देखा
कि ये जो है जब हम इसको हाई कंसंट्रेशन पे यूज करते हैं, मतलब मोर देन 50 ppm का यूज जब हम प्लांट पर करते हैं तो ये क्या करता है, ये प्लांट को किल करता है। और मोस्टली जो ब्रॉड लीव्स वाले या चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं उनको क्या करता है, ये मार देता है। तब अब इसकी काउंटिंग किस में होने लग गई, इसकी काउंटिंग होने लग गई एज अ वीडीसाइड। ठीक है, फिर ध्यान रखना, अब आप सभी को पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था, क्लियर, कौन सा, सेकेंड, ऐसे लिख देते हैं हम, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, क्लियर। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रहा था तो इसको जो है अमेरिका ने उपयोग किया था, इसका किस रूप में किया था, इसका उपयोग किया था एजेंट ऑरेंज के रूप में। किस रूप में किया था, एजेंट ऑरेंज के रूप में। किसने उपयोग किया था, अमेरिका ने। उपयोग किस पर किया था, तो यह भी ध्यान रखना, वियतनाम देश पर, क्लियर, वियतनाम देश पर एजेंट ऑरेंज एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें अमेरिका ने 2,4-D का उपयोग किया था। किसके लिए, वियतनाम देश पर इसका उपयोग किया था डिफोलिएशन के लिए, मतलब वहां की वनस्पति को नष्ट करने के लिए, पत्तियों को झड़ाने के लिए। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा आता है कि अमेरिका ने वियतनाम देश पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एजेंट ऑरेंज के रूप में कौन से खरपतवार नाशी का उपयोग किया था। हो गया क्लियर आप सभी को, ये चीजें हो गई क्लियर। कब, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप सभी को पता है कब से कब तक चला है, 1939 से 1945 तक चला है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और ये जो यूज किया था अमेरिका ने, इसका उपयोग किया था ये 1945 में किया था। हो गया क्लियर, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, फटाफट बताइए। इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़े। ये एक फैक्ट था, तो ध्यान रखना आप 2,4-D के बारे में। चलते हैं आगे, अब हम शुरू करते हैं। ये तो हमारा जो था, ये क्या था, ये एग्रीकल्चर, जो मॉडर्न साइंटिफिक एग्रीकल्चर था उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये हम लोगों ने देखा था। एक्चुअल में अगर हम देखें तो कृषि का जो विकास है उसकी जो नींव पड़ी थी वो लगभग 6000 वर्ष पहले ईसा पूर्व ही पड़ चुकी थी, जब नियोलिथिक एज चल रहा था। तभी से जो है कृषि के विकास की नींव पड़ चुकी थी। जब इंसान ने पहली बार 7500 ईसा पूर्व जौ और गेहूं की खेती की, 8700 ईसा पूर्व भेड़ पालन शुरू किया, 7700 ईसा पूर्व उसने बकरी पालन शुरू किया। इसके बाद धीरे धीरे खेती की नींव लगभग 6000 ईसा पूर्व जो है वो खेती की नींव पड़ चुकी थी। अब यहां से जो है खेती का विकास शुरू होना प्रारंभ हुआ। फिर हम लोगों ने देखा कि जो आधुनिक वैज्ञानिक कृषि है उसमें धीरे धीरे जो नए इन्वेंशन है, नए नए जो इवेंट्स हैं, घटना है, वो कौन से क्रम में हुई, ये सभी हम लोगों ने देखा कल के लेक्चर में। अब आज हम शुरू करते हैं कृषि की शाखाएं। कृषि की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, तो हम क्या लिखेंगे, कृषि की महत्वपूर्ण शाखाएं। क्लियर, इंपोर्टेंट ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब अच्छा भैया, इतना क्लियर हो गया कि नहीं? आप लोग चैट सेक्शन में बताते नहीं हो। क्लियर,
एग्रीकल्चर की दो महत्वपूर्ण जो शाखाएं थी उनको ध्यान रखना। एग्रीकल्चर की जो दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं वो कौन कौन सी है उनको ध्यान रखना। पहले तो हम देखते हैं कौन सी है, एग्रोनोमी। कौन सी है, एग्रोनोमी। एक तो ये है, और दूसरी जो महत्वपूर्ण शाखा है वो कौन सी है, वो है हॉर्टिकल्चर। कौन सी है, हॉर्टिकल्चर। ये दो को ध्यान रखना। और भी बहुत सारी है, उनको हम देखेंगे। पहले आप ये दो के बारे में देख लो, ठीक है। ये जो दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, एग्रोनोमी और हॉर्टिकल्चर। पहले हम एग्रोनोमी के अंदर जो महत्वपूर्ण शाखाएं आएगी उनको पढ़ेंगे। देखो, एग्रीकल्चर की दो मेन ब्रांचेस है, एग्रोनोमी एंड हॉर्टिकल्चर। हो गया क्लियर। अब हमको ध्यान रखना है कि भैया एग्रीकल्चर से एग्रोनोमी का अलग अध्ययन कब शुरू हुआ, और हॉर्टिकल्चर जो है, हॉर्टिकल्चर पर अलग से जो है वो अध्ययन करना कब शुरू हुआ। पहले तो सभी एग्रीकल्चर के अंदर ही थी। अब आपको ध्यान रखना है कि जो 1900 का जो दशक था, हम इसको कैसे लिख सकते, 1901 से लगा के 1910। क्लियर। इसके बीच में जो है एग्रोनोमी का अलग से अध्ययन शुरू हुआ। मतलब एग्रोनोमी ब्रांच कब अस्तित्व में आई, लगभग 1900 का जो दशक था, डेकेड जो था उसमें, मतलब 1901 से लगा के 1910 के बीच में एग्रोनोमी को महत्व दिया गया और एग्रोनोमी को एक अलग विषय के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है। साथ ही साथ ये आपका जो हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर को अलग विषय के रूप में कब अध्ययन कब अध्ययन इसका शुरू हुआ, या फिर हॉर्टिकल्चर को अलग शाखा या स्वतंत्र रूप में कब अस्तित्व में लाया गया। तो ये जो शुरू हुआ था आपका 1960s में, मतलब 1961 से अगर हम बोलें तो, सॉरी कब, 1960। इसमें अगर हम देखें तो 1961 से 1970। ये जो एस लिख रहा हूं ना मैं छोटा सा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डेकेड, मतलब 10 साल का समय, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दशक। 1900 का दशक अगर मैंने बोल दिया, मतलब 1901 से 1910, ये 10 साल का समय। और अगर मैंने बोल दिया 1960 का दशक, मतलब 1961 से 1970। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये दोनों अलग अलग जो ब्रांचेस है ये अस्तित्व में आई। हो गया क्लियर इतना, बताइए फटाफट। अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे जो एग्रोनोमी की ब्रांचेस है। कौन कौन सी ब्रांचेस है, एग्रोनोमी की जो ब्रांचेस है उनमें, उनको हम अध्ययन करेंगे। ठीक है जिया जी, बिल्कुल, हाँ चलो बहुत बढ़िया। अब सबसे पहली ब्रांच की हम बात करते हैं। अभी हमने लिखा कौन सी, एग्रोनोमी। कौन सी, एग्रोनोमी। हिंदी में क्या कहा जाता है, शस्य विज्ञान। क्या बोलते हैं इसको, शस्य विज्ञान बोलते हैं। एग्रीकल्चर को कृषि कहा जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर को कृषि कहा जाता है। एग्रोनोमी को क्या कहा जाता है, शस्य विज्ञान। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि एग्रोनोमी को अलग विषय की मान्यता कब मिली। तो पहला फैक्ट तो आपको ध्यान रखना है, एग्रोनोमी को अलग विषय की मान्यता 1900 के दशक, मतलब 1901 से लगा के 1910 के बीच, क्लियर, मिली। हो गया क्लियर। एग्रीकल्चर से एग्रोनोमी को जो अलग मान्यता मिली वो कब मिली, वो मिली 1900 के दशक में। ठीक है, पहला फैक्ट क्लियर हो गया, समझ में आया।
दूसरा हमको पता होना चाहिए कि एग्रोनॉमी में हम अध्ययन किसका करते हैं। तो एग्रोनॉमी में किसका अध्ययन करते हैं? द स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स एंड सॉइल साइंस। मोस्टली किसका अध्ययन करते हैं? स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स एंड सॉइल साइंस। क्लियर? इसके अलावा भी और बहुत सारी शाखाएं इसके अंदर आती है, जैसे जेनेटिक्स है, प्लांट फिजियोलॉजी है। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखना। इसमें और भी बहुत सारी शाखाएं आती है। कौन कौन सी? तो हम इसमें और क्या इंक्लूड कर सकते हैं? स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स एंड सॉइल साइंस विथ प्लांट फिजियोलॉजी, कॉमा प्लांट जेनेटिक्स। क्लियर? और किसका अध्ययन करते हैं इसके अंदर? मेट्रोलॉजी भी इसी में आता है, एंड मेट्रोलॉजी ETC। ठीक है, अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, आप में से कितने स्टूडेंट्स को पता है कि मैंने यहां पर जो लिखा है, ये फील्ड क्रॉप जो लिखा है, क्या लिखा है? फील्ड क्रॉप। इसका मतलब क्या है? क्लियर? मतलब क्या है इसका फील्ड क्रॉप का, ये आपको पता होना चाहिए। फील्ड क्रॉप का मतलब क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रक्षेत्र फसलें। मतलब क्या है? जो खेत में लगाई जाती है। नहीं, खेत में लगाने का ठीक है, बट इसको हम क्या कहेंगे? क्लियर? इसके लिए ध्यान रखना, रवि खरीफ जायद क्रॉप्स, हिमांशी सिंह जी बता रहे हैं। क्लियर? ध्यान रखना इसके बारे में। क्या फैक्ट ध्यान रखना? फील्ड क्रॉप किसको कहेंगे हम? सोविंग इन लार्ज एरिया। क्लियर? जिनको हम लार्ज एरिया में सोइंग करते हैं, बुआई करते हैं, वो फसलें जो निश्चित स्थान पे ज्यादा मात्रा में लगाई जाती है। नहीं, सोविंग इन लार्ज एरिया, जिसको हम एक बहुत बड़े क्षेत्र पर उगाते हैं। क्लियर? किनको उगाते हैं? ध्यान रखना भैया, किनको हम फील्ड क्रॉप्स कहेंगे? ऐसी क्रॉप्स जिनको हम लार्ज एरिया में लगाते हैं। तो आप खुद आकलन करो, किसी भी कंट्री में लार्ज एरिया पे उगाई जाने वाली फसलें कौन सी होती है? सीरियल क्रॉप्स होती है, पल्सेस क्रॉप्स होती है। ठीक है, कौन कौन सी? सीरियल क्रॉप्स, पल्सेस क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स होती है, एंड कमर्शियल क्रॉप्स, ऑयल सीड क्रॉप्स एंड सॉइल कंजर्वेटिव क्रॉप्स। मतलब कौन कौन सी फसलें? तो ध्यान रखना, कौन सी? सीरियल्स, अनाज वाली फसलें। क्लियर? फिर अगर हम देखें तो पल्सेस, मतलब दालें। फिर अगर हम देखें लार्ज स्केल पे लगाते हैं, लार्ज एरिया में इनको भैया वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, इनका जो एरिया है किसी भी कंट्री के अंदर लिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी देश की फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है, क्या होती है? पेट भरना। तो पेट भरने के लिए जिनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ज्यादा मात्रा में होता है, फैट, जो एनर्जी सोर्स है, एनर्जी सोर्स कौन कौन से क्रॉप्स होती है? सीरियल क्रॉप्स होती है, पल्सेस क्रॉप्स होती है, एंड ऑयल सीड क्रॉप्स। होती है, इनको भी लेते हैं।
फिर कमर्शियल क्रॉप्स, कुछ ऐसी कमर्शियल क्रॉप्स है जैसे हम बोलते हैं फाइबर क्रॉप्स। कौन सी क्रॉप्स? फाइबर क्रॉप्स। फिर अगर हम देखें तो सॉइल कंजर्वेटिव क्रॉप्स। समझ में आया? अब आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट? हो गया। फील्ड क्रॉप किसको कहेंगे? दोस क्रॉप सोविंग इन अ लार्ज एरिया, ऐसी फसलें जिनको एक लार्ज एरिया में बोया जाता है। मोस्टली कार्बोहाइड्रेट सोर्स वाली फसलें, प्रोटीन सोर्स वाली फसलें, ऑयल या फैट सोर्स वाली जो क्रॉप्स है, एंड कमर्शियल क्रॉप्स। ठीक है, मतलब इसमें अब कमर्शियल क्रॉप में आपकी कॉटन आ जाएगी, शुगर केन आ जाएगी, जूट आ जाएगा। आया ना समझ में? क्लियर हुआ? तो ये सभी क्या होती है? दीज आर कॉल्ड द फील्ड क्रॉप्स। हो गया। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स अलग है, ठीक है, उसको आगे समझेंगे। इतना कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया? आशुतोष जी, हिमांशी जी, जिया जी, फटाफट बताइए। हो गया? सभी का कंसेप्ट क्लियर हो गया? आगे बढ़े। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। और एग्रोनॉमी जो है, एग्रोनॉमी क्या होता है? एग्रोनॉमी क्या है? स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स एंड सॉइल साइंस विथ प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट जेनेटिक्स, मेट्रोलॉजी एटसेट्रा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब इसी में हम चलते हैं। हमारा हेडिंग यही है। क्या है हमारा हेडिंग? यही है, एग्रोनॉमी, शस्य विज्ञान। नोट कर रहे हो ना आप लोग? क्योंकि ये नोट करना है आपको, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसी में हम आगे देखते हैं भैया, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो एग्रोनॉमी है। एग्रोनॉमी कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? तो सीधी सी बात है भैया, एग्रोनॉमी क्लियर कौन सी भाषा का वर्ड है? कल मैंने आपको बताया था कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी वर्ड मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड। मतलब एग्रोनॉमी जो शब्द है ये 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। क्या है? मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड, ठीक है, ध्यान रखना 2 ग्रीक वर्ड से बना है। कौन कौन से 2 ग्रीक वर्ड हैं? तो ग्रीक वर्ड की हम बात करते हैं तो पहला जो है वो है एग्रोस। क्या है? एग्रोस। और सेकंड वर्ड जो है वो है नोमोस। क्या है? नोमोस। हो गया क्लियर? अब एग्रोस का जो मीनिंग है क्या है? एग्रोस मीन्स What are the meaning of agros in the agronomy? एग्रोनॉमी में एग्रोस का मीनिंग क्या है? फटाफट बताइए, क्या है एग्रोस का मीनिंग? कई बार ये क्वेश्चन आपको अलग अलग जो एग्रीकल्चर की कंपटीशन एग्जाम्स है उसमें पूछा गया है। एग्रोस मीन्स, जैसे हमने एग्रीकल्चर में पढ़ा था ना, एग्रीकल्चर 2 लैटिन वर्ड से बना है, एग्रिक एंड कल्चर। एग्रिक मीन्स सॉइल, यहां पर आपको बताना है एग्रोस मीन्स। एग्रीकल्चर में एग्रिक का मतलब क्या था? सॉइल था। एग्रोनॉमी में एग्रोस मीन्स क्या है? फटाफट बताइए, आप लोग थोड़ा स्पीड से बताइए भैया। एग्रोस मीन्स, नहीं आ रहा है उत्तर। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ एग्रोस इन द टर्म ऑफ एग्रोनॉमी? एग्रोनॉमी शब्द में एग्रोस का मीनिंग क्या है? हाँ, फसल। आशुतोष जी बिल्कुल रॉन्ग। मीन्स फील्ड। एग्रोस मीन्स फील्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रक्षेत्र। क्या बोला जाता है? प्रक्षेत्र। हो गया क्लियर? कई बार ये आपको क्वेश्चन पूछा है। बिल्कुल जिया जी, बहुत बढ़िया। फील्ड। एंड नोमस मीन्स, नोमस मीन्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मीन्स प्रबंधन। क्या होता है? प्रबंधन। क्लियर? तो
टोटल मिला के अगर हम देखें तो एग्रोनॉमी संजय कदम जी, बिल्कुल, मैनेजमेंट, बहुत सही। एग्रोस मीन्स फील्ड एंड नोमस मीन्स मैनेजमेंट। जैसे हम लोगों ने एग्रीकल्चर में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हमने क्या पढ़ा था? एग्रिक मीन्स क्या था? एग्रिक मीन्स सॉइल, ठीक है, एंड कल्चरा मीन्स क्या था? कल्टीवेशन। पढ़ा था कि नहीं, बताइए। ये था ये एग्रीकल्चर में पढ़ा था हम लोगों ने। अब हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर की ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच जो है दैट इज एग्रोनॉमी। हो गया? तो इसको मैं यहां से फिर हटा देता हूं, ठीक है। पिछले लेक्चर में इसको हम पढ़ चुके हैं। हो गया क्लियर? तो यहां पर अगर हम डेफिनेशन अगर एग्रोनॉमी की दें तो क्या होगा? क्लियर? ग्रोइंग द फील्ड क्रॉप्स बाय फील्ड मैनेजमेंट विथ सॉइल, मतलब फसलों को उगाना फील्ड मैनेजमेंट और मृदा के साथ। आया ना समझ में? यहां मृदा भले ही नहीं आया बट फील्ड आ गया ना। फील्ड क्या होता है? अच्छा, आप जैसे आप में से कुछ लोग जो है वो मार्केटिंग से जुड़े होंगे। फील्ड का मतलब क्या होता है? फील्ड इज रिप्रेजेंट द लार्ज एरिया। फील्ड जो होता है एक लार्ज एरिया को बताने का काम करता है। फील्ड अगर हम बोलें, प्रक्षेत्र बोले, जैसे आप बोलते हो ना मार्केटिंग में, आप अगर अपने किसी मित्र को अगर कॉल लगा दो, फोन लगा दो, बोले कहाँ है, चलो आज मूवी देखने चलते हैं, बढ़िया वाली मूवी लगी है, तो आपका मित्र क्या बोलेगा? बोले यार अभी तो मैं फील्ड में हूं। फील्ड में है मतलब वो कहीं भी हो सकता है। क्लियर? अगर मान लो वो एमपी इंचार्ज है तो एमपी में कहीं पर भी हो सकता है। तो फील्ड का जब हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा एरिया होता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो एग्रोस एंड नोमस बोथ आर द ग्रीक टर्म, ये दोनों की दोनों ग्रीक टर्म है। एंड द मीनिंग ऑफ एग्रोस इज फील्ड एंड द नोमोस इज मैनेजमेंट, मतलब द मैनेजमेंट ऑफ द फील्ड विथ सॉइल इज कॉल्ड द एग्रोनॉमी, ठीक है। एंड द स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स, और इसमें हम क्या करते हैं? फील्ड का मैनेजमेंट करते हैं मृदा के साथ, साथ ही साथ हम जो फील्ड क्रॉप है या प्रक्षेत्र फसलें हैं जो लार्ज एरिया में ग्रो की जाती है उनकी स्टडी करते हैं। हो गया क्लियर? अच्छा, कभी कभी जो है एक बात ध्यान रखना, कभी कभी वो नोमस का मीनिंग जो है वो क्या दे देता है? लॉ। क्या दे देता है? लॉ। ध्यान रखना, इसको भी लिखना। अगर मैनेजमेंट दे तो ठीक है, अदरवाइज आपका जो करेक्ट आंसर है वो लॉ आएगा, नियम, मतलब फील्ड के नियम, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। कभी कभी नोमोस का मीनिंग जो है वो लॉ भी देता है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं भैया हम। इतना हो गया क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं फादर ऑफ। अच्छा, आप लोग नोट कर रहे हो कि नहीं, पहले बताइए, नोट कर रहे हो कि नहीं? नोट कर रहे हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम जो चीजें पढ़ रहे हैं सब शॉर्टकट में पढ़ रहे हैं। शॉर्टकट मतलब हर चीज आना चाहिए, कोई सी चीज छूटना नहीं चाहिए, आपका कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए और रटने की जरूरत कम से कम होना चाहिए। हाँ, कर रहे हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया भैया। नोट करोगे ना तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। नोट करो, जब नींद आए तो आप क्या करो? बिस्तर पे आड़े तिरछे लेटो, कैसे भी दीवार की ओर पैर कर दो। क्लियर? आपका सिर जो है बिस्तर के नीचे लटकने दो, कॉपी को उल्टी कर लो, बट उसको वापस आज का रिवाइज आज ही करो, ठीक है। तो नोट करने का फायदा क्या होता है? आपकी लिखने की जो टेक्निक है वो सुधरती है, आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, आप अपने हिसाब से क्लू बनाते हो। आया ना समझ में? तो बिल्कुल आप उसको नोट करते रहो। अब हम बात करते हैं, कल हमने बात किया था हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। मॉडर्न एग्रीकल्चर के फादर कौन थे? कल हम लोगों ने देखा था, कौन थे? जेथरो टूल थे। कौन थे? जेथरो टूल। इसको ध्यान रखना आप। क्लियर? कौन थे? जेथरो टूल।
इज द फादर ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। मॉडर्न एग्रीकल्चर के वो जनक थे। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ एग्रोनॉमी इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व की अगर हम बात करें, पूरे विश्व में जो फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है? एग्रीकल्चर का नहीं पूछ रहा हूं, नहीं तो आप जेथरो टूल फिर चिपका दो चैट सेक्शन में। क्लियर? हु इज द फादर ऑफ एग्रोनॉमी इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड या पूरे विश्व में एग्रोनॉमी के जो फादर हैं वो किनको माना जाता है? फटाफट बताइए। तो फादर जो है एग्रोनॉमी के वो कौन है? पीटर डी क्रेसेंजी। कौन है? पीटर डी क्रेसेंजी, बिल्कुल। और इनका जो टोटल ड्यूरेशन है वो 1230 से 1307। क्लियर? एडी। क्लियर? एडी मीन्स ईसा मसीह के जन्म के बाद। हम बीसी लिखते थे, वो क्या था? वो पहले था, ईसा मसीह के जन्म के पहले। ठीक है? तो पीटर डेकेंसेंजी कॉल्ड द फादर ऑफ एग्रोनॉमी एंड ही रोट अ बुक दैट इज, इन्होंने एक बुक लिखी है। उस बुक का नाम बताइए भैया, कौन सी बुक लिखी थी? ओपस रूरेलियम कामोडोरम। कौन सी बुक लिखी थी? बुक। कौन सी बुक लिखी थी? सब शॉर्टकट में पढ़ना है, सब आता है आपको। कौन सा था? ओपस रूरेलियम कामोडोरम। हो गया? इन्होंने एक बुक लिखी थी, इनमें बहुत सारी एग्रोनॉमिकल जो क्रॉप्स है, फील्ड क्रॉप्स है, उनके बारे में जो है एक सिस्टेमेटिक कल्टीवेशन की जो प्रैक्टिसेस है वो बहुत सारी इसके अंदर देखी गई थी। इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ एग्रोनॉमी। हो गया क्लियर? ध्यान रखना। ठीक है? अब नेक्स्ट हम बोलते हैं हु इज द फादर ऑफ Who is the father of agronomy in India? पढ़ाने को मैं आपको जो है ऑलरेडी बनी बनाई स्लाइड है उससे भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक एक स्टेप बाय स्टेप जो है इन चीजों को सीखते जाओ। ठीक है? ताकि अगर कुछ याद नहीं है तो आप उसको याद कर लो। ठीक है? Who is the father of agronomy in India? इंडिया में एग्रोनॉमी के फादर कौन है? फटाफट बताइए, कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। मन कोम्बू संभाशिवम स्वामीनाथन, इनका पूरा नाम। एम से क्या बनता है? मन कोम्बू, एस से संभाशिवम एंड स्वामीनाथन। हो गया क्लियर? ठीक है, बढ़े आगे। अब एम एस स्वामीनाथन आपके लिए जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है भैया, इनके बारे में आपको हर चीज पता होना चाहिए। तो ठीक है, आगे चलते हैं, हम एम एस स्वामीनाथन के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, क्लियर, कॉल्ड द फादर ऑफ एग्रोनॉमी इन इंडिया। इंडिया में इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एग्रोनॉमी। बिल्कुल आपको स्क्रीन क्लियर दिख रही है, कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर। पहली चीज तो ये ध्यान रखना, ये एक एग्रोनोमिस्ट थे। क्या थे? ध्यान रखना, क्या थे ये? एग्रोनोमिस्ट थे भैया। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना, ये प्लांट जेनेटिक
जेनेसिस्ट भी थे। क्या थे? प्लांट जेनेसिस्ट। एंड प्लांट जेनेटिसिस्ट। क्लियर? जो प्लांट जेनेटिक्स का जो साइंटिस्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? प्लांट जेनेटिसिस्ट। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखना, ये पूछा आता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इनका जो जन्म है 7 अगस्त 1925 में हुआ था, ये भी ध्यान रखना। क्लियर? कब पैदा हुए थे? 7 अगस्त 1925। इसके अलावा ध्यान रखना भैया, इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। क्या बोलते हैं इनको? तो ध्यान रखना, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इनको इंडिया में कहा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन के पिता या जनक। अब ध्यान रखना भैया, यहां से ध्यान रखना आप। क्लियर? ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन started in 1965-66। कहां से? पंजाब। पंजाब से शुरू हुई थी। क्लियर? और ग्रीन रेवोल्यूशन का रिलेशन किससे है? इंडिया में। हम बात कहां की कर रहे हैं? इंडिया की बात कर रहे हैं। आया ना समझ में? क्लियर? अगर आपको दशक बोले, क्या बोले? दशक बोले ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर, बिल्कुल जिया जी। अब एक बात ध्यान रखना, ये आपको क्या दिख रहा है? 1965 to 66। कुछ बुक्स के अंदर ये 67 to 66 to 67 दिया है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसका जो फैक्ट एंड करेक्ट आंसर है 65 to 66। ठीक है, तो कौन सा दशक हुआ ये? दशक कौन सा होगा भैया? ये ध्यान रखना, कौन सा दशक? तो मैं यहां लिख देता हूं, कौन सा दशक? 1960s। कौन सा दशक है? 1960s। मतलब 1960 के दशक में शुरू हुई। 1960 का दशक मतलब 1961 से लगा के 1970 के बीच में, मतलब 1965 से 1966। हो गया क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? और ग्रीन रेवोल्यूशन का जो रिलेशन है इंडिया में वो किससे है? तो वो है सीरियल्स प्रोडक्शन। किससे? सीरियल प्रोडक्शन, मोस्टली राइस एंड व्हीट। ये इंडिया की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, हाँ बिल्कुल, सीरियल्स प्रोडक्शन मोस्टली राइस एंड व्हीट। अगर हम वर्ल्ड की बात करते तो वर्ल्ड में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके फादर है डॉक्टर नॉर्मनी बोरलॉग, और वर्ल्ड में जो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था वो 1950s में हुआ था, मतलब 1950 के दशक में हुआ था। और विश्व में भी हरित क्रांति का संबंध वही है, अनाज उत्पादन या सीरियल प्रोडक्शन से ही है। बट ध्यान रखना कि वहां पर विश्व में हरित क्रांति का संबंध गेहूं, धान और मक्का से भी है। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का रिलेशन किससे? राइस एंड व्हीट से है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो कितनी सारी चीजें क्लियर हुई? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, फादर ऑफ इंडियन एग्रोनॉमी एंड also called the father of green revolution in India. He born in 7 August 1925 and he is a agronomist and plant geneticist. हो गया क्लियर? समझ में आया?
कोई डाउट तो नहीं है? बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई यहां से। हो गया? ध्यान रखना, अब ये लिंक हम टूटने नहीं देंगे, इसी के नीचे चलते हैं भैया। तो ये सब चीजें तो क्लियर हो गई। अच्छा एक बात बताना, जो ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म जो है, ये ध्यान रखना, ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म was given by विलियम गोड इन 1968। ध्यान रखना, ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द है ये किसने दिया था? ये दिया था विलियम गॉड ने 1968 में। ठीक है, ये अभी टेट का एग्जाम हुआ था ना, एमपी टेट का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखना। हो गया यहां तक? अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसी लिंक को हम तोड़ते नहीं हैं। अब हमको ध्यान रखना है कि जो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन है, इनको कौन कौन से प्राइज मिले हैं एग्रोनॉमी में, या फिर हम अगर बोले तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन इन्होंने इंडिया में स्टार्ट किया उसके संदर्भ में इनको जो है वर्ल्ड वाइड, नेशनल एंड इंटरनेशनल, कौन कौन से प्राइज जो हैं वो इनको मिले हैं। तो इनको जो है वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है। कब? 1987 में। ध्यान रखना, क्या मिला है इनको? वर्ल्ड फूड प्राइज। क्लियर? कब मिला? 1987 में। ठीक है, ये फर्स्ट है भैया, पहला फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज 1987 में किनको मिला है? ये डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को मिला है। हो गया क्लियर? फिर ये जो है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, जब नेशनल कमीशन फॉर फार्मर बना था, मतलब क्या बना था? 18 नवंबर 2004 में क्या बना था? राष्ट्रीय किसान आयोग। कब बना था? 2004 में। ये उनके पहले प्रेसिडेंट भी थे, अध्यक्ष भी थे। तो एक बात और ध्यान रखना भैया, क्या है ये? फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर फार्मर। क्लियर? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर फार्मर, मतलब जिसको हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय किसान आयोग। क्या बोलेंगे इसको? राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष। आया ना समझ में? ये प्रथम अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कब? तो इसको ध्यान रखना भैया। हाँ, इसको शॉर्टकट में हम क्या कहेंगे? एनसीएफ। क्लियर? कब स्थापित हुआ? तो इधर ध्यान रखना आप, 2004 में। ठीक है, ये ऐसे आपको ईयर जो है वो इसी टाइप से याद होते जाएंगे। ठीक है, हो गया क्लियर? इसको आप प्रेसिडेंट भी बोल सकते हो, चेयरमैन भी बोल सकते हो, अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। और कौन सा प्राइज मिला है इनको? तो आगे हम देखते हैं भैया, इनके जो अचीवमेंट हैं और भी हैं। इनको मिला है यूएनईपी सासाकावा प्राइज। क्या मिला है? यूएनईपी सासाकावा प्राइज। क्लियर? कब मिला है ये इनको? 1994 में, 1994
1994 में मिला है। आया ना समझ में? ये क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्या है? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्लियर? इनकी तरफ से जो है ये प्राइज मिला है 1994 में। किसको? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को। इसके अलावा इनको 1999 में यूनेस्को गांधी गोल्ड मेडल भी मिला है। कब? तो ध्यान रखना भैया, यूनेस्को गांधी गोल्ड मेडल। ये कब मिला इनको? ये मिला था 1999 में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। हो गया क्लियर? तो इस प्रकार जो है ये डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को बहुत सारे जो है वो प्राइज भी मिले हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल के थे। ध्यान रखना, ये रटने का है, इनको रट लेना आप। अब एक फैक्ट और ध्यान रखना जो अधिकतर पूछा आता है। क्लियर? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना ये हुई थी 1907 में। ये कई बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है और यही से मैंने अभी आपको बताया था ना, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये आप जीके की क्लास में जो है आपको जनरल नॉलेज में आपको यूनाइटेड नेशन का कहाँ हेडक्वार्टर है, कब स्थापना हुई है, वो जनरल नॉलेज की क्लास में आपको मिलेगा। ये एग्रीकल्चर की क्लास है। ठीक है जी? जी हाँ, फुल फॉर्म में आपको बता देता हूँ, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ये एनवायरमेंट को सुरक्षित रखने के लिए जो है सभी देशों ने मिलकर एक संस्था बनाई है और इसका मूल उद्देश्य क्या होता है कि हम आने वाले समय में एनवायरमेंट को कैसे सुरक्षित रखें। ठीक है, ध्यान रखना। फिर एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, यहां से पूछा आता है इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी। की स्थापना 1955 कब हुई है? 1955 में। हो गया क्लियर? तो हम लोगों ने एग्रोनॉमी के बारे में पढ़ा भी। एग्रोनॉमी क्या है? एग्रीकल्चर की वह ब्रांच जिसमें हम फील्ड क्रॉप का अध्ययन करते हैं मृदा के साथ में। एग्रोनॉमी ब्रांच में आपका फील्ड क्रॉप्स के अलावा जो है सॉइल साइंस भी आता है, मेट्रोलॉजी भी आता है, प्लांट फिजियोलॉजी भी आता है, प्लांट जेनेटिक्स भी आता है। ये सभी क्या है? आपके एग्रोनॉमी की ब्रांच में आते हैं। फील्ड क्रॉप का मतलब होता है ऐसी फसलें जो लार्ज स्केल पे उगाई जाती है। थोड़ा सा रिवाइज कर ले हम। ठीक है? हाँ, एग्रोनॉमी अलग सब्जेक्ट के रूप में कब स्थापित हुआ? तो 1900 का जो दशक था उसमें 1901 से 1910 में। यहाँ कैसे? अब यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी है वो पहली बार एग्रोनॉमी से रिलेटेड कोई सोसाइटी स्थापित की गई जिसमें जो फील्ड क्रॉप्स है उन पर रिसर्च के लिए फोकस किया गया। तो ये कब स्थापित हुई थी? तो हम लोगों ने पढ़ा अभी 1907 में। बस यही से एग्रोनॉमी जो है वो अलग ब्रांच के रूप में इसको देखा गया। हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें तो हॉर्टिकल्चर आप सभी को पता है IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। क्लियर? तो ये ध्यान रखना भैया, जो IIHR है
यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। IIHR की स्थापना कब हुई थी? तो पहले इसकी स्थापना हुई थी न्यू दिल्ली में। कहां पर? न्यू दिल्ली। कब हुई थी? तो ध्यान रखना 1967 में, ठीक है। बाद में इसको 1968 में क्या किया? ट्रांसफर किया था। 1968 में क्या किया? ट्रांसफर किया। किसको? IIHR को। कहां पर? बेंगलुरु। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन ये घुमा के पूछता है। अगर सीधा पूछ ले कि IIHR की स्थापना कब हुई? 1967 में, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले कि IIHR को की बेंगलोर में स्थापना कब हुई, तो फिर 1968 आएगा। और 1960 के दशक से जो है हॉर्टिकल्चर को एक अलग ब्रांच के रूप में देखा गया, ठीक है। तो ये हमने देखा। फिर क्या देखा? फिर हमने देखा एग्रोनॉमी, पहली शाखा एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी को अलग विषय के रूप में मान्यता अभी मैंने आपको बताया 1907 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना हुई, तभी से एग्रोनॉमी एक अलग सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। फिर स्टडी हम इसमें करते हैं फील्ड क्रॉप की विथ सॉइल साइंस, विथ प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट जेनेटिक्स, मेट्रोलॉजी एटसेट्रा। एंड द फील्ड क्रॉप्स क्या होती है? दोस क्रॉप्स सोन इन अ लार्ज एरिया एंड mainly sowing for the cereals, pulses, oilseed, fibers and the soil conservative crops. These are included in the agronomical crops or agronomy crops or field crops. इन्हीं को हम एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स या फील्ड क्रॉप कहते हैं। फिर एग्रोनॉमी मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड, फर्स्ट इज एग्रो, सेकंड इज नोमोस। एग्रोस मीन्स फील्ड एंड द नोमोस मीन्स मैनेजमेंट, ठीक है। एग्रो का मतलब, एग्रोस मतलब फील्ड और नोमोस मीन्स मैनेजमेंट होता है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द मैनेजमेंट ऑफ फील्ड विथ सॉइल इज कॉल्ड द एग्रोनॉमी एंड द स्टडी ऑफ डिफरेंट फील्ड क्रॉप्स, और साथ ही साथ अलग अलग जो फील्ड क्रॉप है उनकी स्टडी करना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब एग्रोनॉमी का निचोड़ निकालते हैं। फादर ऑफ एग्रोनॉमी इन द वर्ल्ड दैट इज पीटर ड्रिकेसेंजी, और इनका जो टोटल ड्यूरेशन है 1230 से 1307, ये इनका पीरियड है। और इसी के बीच में इन्होंने एग्रोनॉमिकल या फील्ड क्रॉप्स पर बहुत सारे जो है वो एक्सपेरिमेंट किए। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारी एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स को लगाने की टेक्निक्स बताई, इसीलिए इनको फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है ऑल इन वर्ल्ड। एंड इन्होंने एक बुक्स लिखी थी ऑपस रूरेलियम कामोडोरम, ध्यान रखना इस बुक का नाम भी। नेक्स्ट फादर ऑफ एग्रोनॉमी इन इंडिया, इंडिया में एग्रोनॉमी के फादर MS स्वामीनाथन, मीन्स मन कोम्बू सुम्हा शिवम स्वामीनाथन, द फुल नेम ऑफ MS स्वामीनाथन। एंड नेक्स्ट इज, अब हम डॉक्टर MS स्वामीनाथन के बारे में पढ़ते हैं। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन ये एग्रोनॉमिस्ट थे और प्लांट जेनेटिसिस्ट थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनका जन्म 7 अगस्त 1925 में हुआ था। इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है इंडिया में। वर्ल्ड का अगर बोले तो डॉक्टर नॉर्मनी बोरलॉग, क्लियर, ध्यान रखना। फिर अगर इसी से हम अगर रिलेटेड ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेशन लेके अगर चले तो हमको क्या क्या ध्यान रखना है? ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर जो मेनली कौन सी क्रॉप को फोकस किया गया था? राइस एंड व्हीट, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सीरियल क्रॉप्स। इनको हम सीरियल क्रॉप्स भी कहते हैं, तो खाद्यान्न फसलें या सीरियल क्रॉप भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ, तो 1965 टू 66। अगर इसको स्पेशली आपको दशक पूछे तो 1960 का दशक, ठीक है। और कहां से स्टार्ट हुआ? तो मोस्टली सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में स्टार्ट हुआ था पंजाब एंड आफ्टर देन हरियाणा। उसके बाद जो है हरियाणा में भी इसको स्टार्ट किया गया। इसी के साथ अगर हम देखें तो ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म वाज गिवन बाय द विलियम गॉड इन 1968। 1968 में जो है जो विलियम गॉड थे इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म को दिया था। इसी के बाद अगर हम चले नेक्स्ट फर्स्ट, अब जो नॉर्मल आपके जो MS स्वामीनाथन है इनको कौन कौन से प्राइज मिले हैं? तो फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज
कब मिला इनको? 1987 में। सेकंड जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर फार्मर, जब पहली बार भारत सरकार ने क्या बनाया था? नेशनल कमीशन फॉर फार्मर, किसानों के लिए जो है एक राष्ट्रीय आयोग बनाया था, मतलब किसानों की समस्याओं को जानने के लिए, उनकी आय को कैसे बढ़ाया जाए। इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ये चेयरमैन बोलो, प्रेसिडेंट बोलो, वो कौन थे? वो थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन, और 2004 में ये आपका कमीशन बना था। ठीक है, उसके बाद अगर हम चले तो नेक्स्ट इनको जो अवार्ड मिला है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, सासाकावा एक जगह का नाम है, ठीक है, जहां पर ये हुआ था, उसी नाम से उस प्राइज को भी जाना जाता है। क्लियर? ये 1994 में मिला। आफ्टर देन यूनेस्को एक जो है एक प्राइज देता है, मेडल देता है, क्लियर, गांधी गोल्ड मेडल। ये कब मिला इनको? 1999 में। हो गया क्लियर यहां तक? कोई डाउट तो नहीं है? फटाफट बताइए, रिवाइज हो गया? फटाफट बताइए, यहां तक कोई डाउट आपको? चलो, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट ब्रांच हम देखते हैं, अगली ब्रांच। ये भी ध्यान रखना, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी 1907 में जो है पहली बार जो है विश्व में किसी देश ने एग्रोनॉमी सोसाइटी की स्थापना की थी, ताकि जो एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स या फील्ड क्रॉप्स है उन पे फोकस किया जाए और प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, मतलब रिसर्च की जाए उस पर। इसके लिए एक सोसाइटी बना दी अमेरिका में। बाद में इंडिया में इसकी जरूरत कब पड़ी? तो इंडिया में इसकी जरूरत पड़ी 1955 में। हम लोग लेट हो गए भैया, आया ना समझ में? हमने देरी कर दी, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के बाद जो है हमने क्या किया? हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को जो स्टेबल करना शुरू किया, और भारत में सबसे पहली यूनिवर्सिटी 1960 में स्थापित हुई थी। कौन सी? गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो कि पंतनगर उत्तराखंड में स्थापित की गई थी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। और इस प्रकार इसी के बाद ये यूनिवर्सिटी स्थापित होने के बाद में भारत में 1965-66 में क्या शुरू हो गई? ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो कैसा कनेक्शन है। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना हुई, मतलब हमने भी धीरे धीरे जो फील्ड क्रॉप थी, खास करके जो अनाज वाली फसलें, उन पे रिसर्च शुरू की। तो रिसर्च शुरू करने के लिए क्या चाहिए भैया? एक इंस्टीट्यूशन चाहिए, एक रिसर्च के लिए एक प्लेस चाहिए। तो उसके लिए हमको जरूरत पड़ी, तो हमने कहा कि भैया जो रिसर्च करना है तो उसके लिए हमने गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना की। क्लियर? पंतनगर में 1960 में। और यहीं पर जितने भी जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन में डेवलप की थी, वो सभी यहीं की थी। ठीक है, और उसके बाद जब सेमी ड्वार्फ वैरायटी जैसे कल्याण सोना, सोनालिका, ये जब विकसित हो गई, तो इनका सबसे पहला जो ट्रायल वो कहां पर किया था? पहले हमने ट्रायल किया था पंजाब में। कहां पर? पंजाब में 1965-66 में हमने इन सेमी ड्वार्फ वैरायटी को लगाना शुरू कर दिया, और इस प्रकार हरित क्रांति हमारे देश में भी स्टार्ट हो गई। हो गया? रिलेशन समझ में आया कुछ कि नहीं आया? फटाफट बताइए। ऐसे कथा के माध्यम से अगर आपको समझाएं तो जल्दी समझ में आएगा। अलग अलग ईयर जो है वो आपको याद करना जो है बहुत मुश्किल है। ठीक है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, सेकंड जो डेफिनेशन आती है वो है एग्रो इकोलॉजी। क्लियर? एग्रो इकोलॉजी। एग्रो इकोलॉजी क्या होता है? ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब देखो एग्रो इकोलॉजिकल क्या होता है भैया? तो एग्रो मतलब तो हम लोगों ने पहले ही समझ लिया भैया, मतलब फील्ड क्रॉप्स,
फील्ड क्रॉप्स। एग्रो मतलब तो आपका फील्ड क्रॉप हो गया, मतलब फसलें हो गई, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, प्रक्षेत्र फसलें बोलेंगे, ये प्रक्षेत्र फसलें हो गया। इकोलॉजी मतलब क्या होता है, इकोलॉजी मतलब होता है पारिस्थितिक, क्या है, पारिस्थित मतलब पर्यावरण। मतलब हमको क्या करना है, हमको इकोलॉजी का उपयोग करके सस्टेनेबल रूप में क्या करना है, फसलों को उगाना, इसका अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना, मतलब फसलों को हमको किसको ध्यान में रखकर उगाना है, वहां की इकोलॉजी, वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, वहां का वेदर कैसा है, वहां का सीजन कैसा है, इसको अगर हम बेस माने, वहां का वेजिटेशन कैसा है, इसको लेकर अगर हम फसलों की खेती करते हैं, मतलब कुल मिला के किसी स्थान की पारिस्थिति को ध्यान में रखकर अगर हम वहां पर टिकाऊ रूप से या टिकाऊ खेती करते हैं, किसकी, फसलों की, तब हम उसको क्या कहेंगे, एग्रो इकोलॉजी। क्या कहेंगे, एग्रो इकोलॉजी। मतलब इसको हम सीधा बोल सकते हैं कि जो इकोलॉजिकल जो प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, इनको आधार मानकर अगर हम फसलों की खेती करें, तब हम इस ब्रांच को बोलते हैं एग्रो इकोलॉजी। हो गया क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, बहुत बढ़िया हो गया। तो आज की क्लास में आपको कुछ समझ में आया, फटाफट बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर ईयर उससे जुड़ा हुआ जो भी इवेंट है या इन्वेंशन है, वो क्लास में ही आपको कहीं ना कहीं से रिलेशन बनाकर मैं याद करवा दूं। ठीक है? हाँ, आज की क्लास में मजा आया, कुछ सीखने को मिला नया? ऐसे ही पढ़ते रहो मस्त तरीके से, चीजें अपने आप याद होती है, बस रिवीजन मत छोड़ना। आप जो है जैसे ही क्लास, सभी क्लासेस खत्म होती है, एक एक बार जो है वो, जिया जी वैसे तो भूल जाते हैं, भूलना नहीं है भैया, आप 4-5 बार रिवाइज करो, 4-5 बार रिवाइज करोगे तो अपने आप आपका जो वोकेबुलरी है वो सुधरेगा और अपने आप जो है वो चीजें आपको क्लियर होने लगेगी। पहले जब तक हमको बोलते नहीं आएगा ना, तब तक चीजें हमारे माइंड में नहीं जाती। तो पहले इन शब्दों को, टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा जो है वो सीखो, सीखने की कोशिश करो। बहुत कुछ तो आपने सीख रखा है, थोड़ा बहुत आपको सीखना है। तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए व्यस्त रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो, खुश रहो। जय हिंद।